नमस्कार। स्वस्थ महिला ही एक सशक्त परिवार और समृद्ध राष्ट्र की नींव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन से प्रेरित होकर भारत सरकार द्वारा माताओं, बहनों और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी कड़ी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। हजारों स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से गर्भवती माताओं की जांच, बेटियों में एनीमिया की पहचान, नवजात शिशुओं की जांच और गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही महिलाओं और बेटियों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन और संतुलित आहार पर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। मातृत्व सुरक्षा और पोषण सुधार के प्रति सरकार की गहरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक माताओं को लगभग 19,000 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा चुकी है। आइए इस स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और पोषण माह को एक महाअभियान बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचे। पोषण अभियान के अंतर्गत हमें स्मार्टफोन सभी बहनों को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके दी गई थी। पहले हम बच्चों को जब हम हाइट वेट करते थे तो हमें काफ़ी समय लगता था ये पता करने के लिए कि बच्चा नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है या कुपोषित है। लेकिन जब से हमें पोषण ट्रैकर ऐप हमें मिला है, हमें जब हम बच्चे का हाइट वेट डालते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल है या स्टैंडर्ड में आ रहा है या बच्चा कुपोषित है। इसकी सहायता से जब हमें ये सब जानकारी मिल जाती है तो हम बच्चे को डिस्पेंसरी में हम रेफ़र कर देते हैं। डिस्पेंसरी में जब बच्चा जाता है तो वो एनआरसी के लिए बच्चे को भेज देते हैं। इसके साथ साथ जब हमें होम विजिट का हम बच्चे के लिए होम विजिट के लिए हम जाते थे तो हमें पता नहीं चलता था हमें कितने दिन में बच्चे की होम विजिट करनी चाहिए। लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप में वो अपने आप ही हमें बता देता है कि आपको इस दिन बच्चे के घर जाना है और इतने दिन तक आपको इस होम विजिट को कंप्लीट करना है। मंत्री जी की सोच रही कुपोषण मुक्त भारत की बात करते हैं और निश्चित रूप से उस दिशा में हम काम भी करते हैं। पोषण 2.0 बहुत ही महत्वाकांक्षी है और इसके माध्यम से जो हमारे लाभार्थी हैं कि बच्चों को सिर्फ हम एक तरफ हमारे साथ 2 चैलेंजेस है, एक तरफ कुपोषण है तो दूसरी और हमारे जो ओबेसिटी है, चाइल्ड ओबेसिटी है, तो कैसे बैलेंस किया जा सके, तो उनका थाली कैसे बैलेंस हो, डाइट बैलेंस हो। तो उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि बच्चों का भोजन मतलब उनको उनका पेट भरना है, बल्कि बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके, पोषण युक्त भोजन मिल सके, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और मिशन पोषण 2.0 उसके तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र है, 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति हुई है। उसमें आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर पोषण वाटिका की भी व्यवस्था हमने की है, पोषण वाटिका के माध्यम से कि ताकि उनको हरी फल सब्जियां मिल सके। हमने सीजनल फल सब्जी के लिए उसके साथ साथ मिलेट के लिए भी उसमें उनके डाइट में उसको इंक्लूड करने के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन हमने दिया है। तो अलग अलग तरीके से और रीज़न वाइज कि जो बच्चे जो खाएं तो उसका स्वाद उस रीज़न के हिसाब से वो उसको तैयार करें। तो इसके तहत ये इंस्ट्रक्शन भी गया है और निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है और ये हमारा प्रयास है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जाए। और बच्चों के साथ साथ हम जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं या फिर लैक्टेटिंग जो धात्री माताएं हैं, उनको भी THR के माध्यम से सप्लीमेंट्री फूड हम देते हैं, ताकि जब स्वस्थ बच्चे जन्म होंगे तभी हम विकसित भारत की हम संकल्पना करते हैं। तो बच्चों का नींव मजबूत हो उसके लिए और जागरूकता भी फैलाते हैं। जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की जो हमारी बहनें हैं, वर्कर हैं, उनको हम पोषण ट्रैकर ऐप जिसके माध्यम से हम छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो उनको देते हैं कि कैसे उनको आप जागरूक करेंगे, उनको कैसे प्रोटोकॉल का आप पालन कराएंगे। इस तरह के प्रयास हमारा पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो 2 बड़े इनिशिएटिव है
करोड़ों एक्टिविटीज़ उसमें होते हैं। इस बार तो हमने ओबेसिटी को भी इस थीम में लिया है कि आप कैसे बच्चों को किस तरह का आप खाना खिलाएंगे, जंक फूड नहीं देना है। तो इस तरह के जन जागरूकता के माध्यम से भी हमें लगता है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है और करोड़ों एक्टिविटीज़ हुई है, लोग उसमें शामिल होते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, उसका असर भी हमें दिख रहा है। पोषण की बात हम कर रहे हैं, बच्चे से जुड़ा एक और सवाल जो मैं एडॉप्शन को लेकर पूछना चाहूँगी, क्योंकि गोद लेने वाले लोग भी बहुत सारे हैं जो इच्छुक हैं, गोद लेना चाहते हैं, बच्चे भी हैं बहुत सारे जिनको गोद लिया जा सकता है, एक आश्रय दिया जा सकता है, घर दिया जा सकता है। लेकिन एक बात जो महसूस की जाती है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये बहुत देर इंतज़ार करना पड़ता है इसको लेकर। क्या सरकार की ओर से प्रयास सही लगते हैं कि जो इतनी देर लग रही है बच्चों को गोद लेने में, इसको कहीं कमी की जा सकती है? सही आपने कहा कि पहले बहुत ज़्यादा प्रक्रिया बहुत लेंदी था, अभी हमने उसको सरल करते हुए जो जे एक्ट है, जे एक्ट में भी चेंजेस हुए हैं। उसके साथ साथ हमने जो जिला में मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट को इसको अधिकृत हमने किया। पहले राज्य स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होती थी, जिसके वजह से थोड़ी समय भी ज़्यादा समय लगता था। तो जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट को हमने इस पर ज़्यादा उनको उसमें अधिकृत किया है। एक केयरिंग पोर्टल जो कारा के में जिसकी एक व्यवस्था की गई है, ताकि केयरिंग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें जो इच्छुक हैं बच्चे लेने के लिए, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़े, उसके लिए हमने इसकी शुरुआत की है। मंत्री जी, देखें तो बड़े ऐतिहासिक कानूनी सुधार एनडीए सरकार लेकर आई है, जिसमें 3 तलाक तो है ही, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर होगा। जब हम राजनीति में आप जैसी महिलाओं की बात करते हैं जो अलग अलग स्तर पर काम कर रही हैं, उन्हें आप जैसे ओहदों पर आने का और अवसर मिल सकता है। एक महिला मंत्री होने के नाते आपकी इसको लेकर क्या राय है, क्या बदलाव हो सकता है? बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पिछले कई दशकों से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए कई बार ये लोकसभा के पटल पर आया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण की ओर था कि ये एक बहुत ही अच्छा ये बिल पास हुआ है और निश्चित रूप से इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा पंचायत से लेकर संसद तक। अब महिलाओं के नेतृत्व में विकास की जो संकल्पना है, अब महिलाएं डिसीजन ले पाएंगी। तो अब हर क्षेत्र में जिस तरह से इन 11 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसमें मूल में केंद्र में महिलाएं होती हैं। तो इसी से आज ये अक्सर हम सब देखते भी हैं कि हर एक क्षेत्र में, चाहे हम शिक्षा का क्षेत्र ले लें, चाहे हम रक्षा का क्षेत्र ले लें, चाहे स्पेस की हम बात करें, तो हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा रही हैं और बेहतर भविष्य का और साथ ही साथ 2047 के विकसित भारत के संकल्प को भी सिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है। हाँ, लेकिन मंत्री जी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बहुत कुछ अच्छा कर रही है सरकार, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी आपके मंत्रालय के आगे आपको क्या लगता है, कौन सी है जिसको पार पाना अभी बाकी है? आज के समय में अभी जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे कार्यक्रम है, निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को, उस योजना को नीचे तक पहुंचाना, उसको सही ढंग से आम जन के भी, जो हमारे टारगेट, जो लक्षित समूह हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, उन तक पहुंचाना और उनको जिनके लिए ये योजनाएं बन रही है उन तक पहुंचाकर, जो आज हम देखते हैं, चाहे कुपोषण की हम बात करें, आज तो निश्चित रूप से कुपोषण मुक्त भारत बने, इस दिशा में हम पहल कर रहे हैं। तो उनके लिए जो ये, चाहे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी की हम बात करते हैं, मिशन पोषण की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये रहता है कि हम राज्यों के साथ मिलकर, जो एक बड़ी हमारे लिए चुनौती भी होती है बहुत समय, कि राज्यों के साथ मिलकर जो सरकार, भारत सरकार का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को उनके साथ मिलकर हम नीचे तक पहुंचाएं और हमारे लक्षित समूह को हम उसका लाभ सही से हम दे पाए। आप स्वयं देखें तो आपका अपना जीवन सफ़र, आप भी आज एक ओहदे पर पहुंची हैं, तो आप कभी एक गृहिणी हुआ करती थी, वहाँ से आज आप एक महिला एवं बाल विकास मंत्री बन गई हैं और जाहिर है कि जो हमारे देश की महिलाएं आपको देख रही हैं, आपसे प्रेरणा भी ले रही हैं।
आपका जीवन सफर में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव रहे जो जिन्हों आपको आज आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करते हैं? देखिए, मेरा शुरू से मतलब चूँकि मैं बहुत ही कठिन